Hello everyone, my name is Vaibhav Shivhare and welcome to this online class of current affair। तो दोस्तों इस करंट अफेयर की क्लास में मैं डिस्कस करूंगा पिछले कुछ दिनों की महत्वपूर्ण घटनाएं जो अपने परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। जितने भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम हैं उन सभी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में करंट अफेयर अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अगर हम उत्तर प्रदेश पीसीएस की बात करें तो उत्तर प्रदेश पीसीएस में हर साल अगर आप देखें मुख्य परीक्षा में तो करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न मुख्य परीक्षा में पूछे ही जाते हैं, चाहे वो पॉलिटी का मुद्दा हो, चाहे वो इकोनॉमी का मुद्दा हो, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कोई इशू हो या फिर पर्यावरण का कोई इशू हो। या इसके अलावा प्रीलिम्स एग्जाम में अगर बात करें तो प्रीलिम्स एग्जाम में आपको पता है कि उत्तर प्रदेश पीसीएस के प्रीलिम्स एग्जाम में करंट अफेयर के क्वेश्चंस का ठीक ठाक वेटेज है। लगभग 15 से 20 क्वेश्चन, इनफैक्ट कई बार और भी ज्यादा क्वेश्चन डायरेक्टली करंट अफेयर से पूछे जाते हैं और वो बहुत एक डिसाइडिंग फैक्टर रोल प्ले करता है, एक बहुत डिसाइडिंग फैक्टर प्ले करता है आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने में। तो वैसे तो मार्केट में करंट अफेयर के बहुत सारे सोर्सेज हैं, अलग अलग सोर्सेज आप करंट अफेयर पढ़ने का प्रयास करते हो, है ना। कई लोग रेगुलर बेसिस पर करंट अफेयर पढ़ते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एग्जाम के 1.5-2 महीने पहले ही सिर्फ करंट अफेयर पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबका अपना अपना अलग स्ट्रैटेजी है, सबका अपना अलग अलग तरीका है, सब अलग अलग रिसोर्सेज को फॉलो करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। मुद्दे की बात यह है कि मैं आप लोगों को जो करंट अफेयर पढ़ाऊंगा वो जितने भी जो भी अपडेट्स होंगे, चाहे वो पॉलिटिकल अपडेट्स हो, चाहे वो इकोनॉमिक अपडेट्स हो, चाहे वो इंटरनेशनल अपडेट हो, या फिर एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी को लेकर कोई अपडेट हो, या फिर वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर कोई अपडेट हो, सारे अपडेट्स मैं आपके सामने इस डेली करंट अफेयर की क्लास में प्रस्तुत करने वाला हूं। और जो भी, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर हो या द हिंदू न्यूज़पेपर हो या लोकल अपना जो हिंदी अखबार है दैनिक जागरण का जो राष्ट्रीय संस्करण है, इन सभी अखबारों में, इन सभी न्यूज़पेपर में प्रकाशित होने वाली जो महत्वपूर्ण घटनाएं जो अपने परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारी खबरें मैं यहां पर कवर करने वाला हूं। दोस्तों एक बात बहुत महत्वपूर्ण है जो आपको याद रखना है, हमें इस एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट नहीं है ये हमें जरूर पता होना चाहिए। मैं अक्सर देखता हूं बच्चे करंट अफेयर की पूरी किताब रट जाते हैं, पढ़ लेते हैं, 2-2 3-3 बार पढ़ लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आता कि उस करंट अफेयर के बुकलेट में हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। यूपी पीसीएस का अगर पिछले 4-5 सालों का आप ट्रेंड देखें करंट अफेयर प्रश्न पूछने का, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो एकदम कोर, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कोर फैक्चुअल होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके लिए आपको थोड़ा सा उसका हिस्टोरिकल, जिसके लिए आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड पता होना चाहिए। तो ऐसे करंट अफेयर के प्रश्न को डील करने के लिए थोड़ा सा आपको हिस्ट्री पता होना चाहिए कि कोई घटनाक्रम, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी है, राइट, या जैसे मान लीजिए किसी संगठन की सदस्यता की बात है, जैसे मान लीजिए यूएन, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सदस्यता की बात है, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको पीछे पता होना चाहिए। इस करंट अफेयर के सेशन में मैं ये बात जरूर बताऊंगा, जो करंट में जो घटना घट रही है उस पर तो हम डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा उससे जुड़े हुए और भी जितने भी एस्पेक्ट हैं उन सारे एस्पेक्ट पर चर्चा करेंगे। मैं एकदम ये बात यहाँ पर स्पष्ट रूप से क्लियर कर देना चाहता हूँ, मेरी ये करंट अफेयर की क्लास बिल्कुल भी ऐसी नहीं होगी जो प्योर फैक्चुअल है कि मैं वन लाइनर करंट अफेयर बता रहा हूँ और उसका आंसर बता रहा हूँ, वन लाइनर करंट अफेयर कर रहे हैं और फिर मैं उसका आंसर बताता जा रहा हूँ। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। हमारा करंट अफेयर का जो क्लास होगा वो मिक्स्ड होगा, जहां पर कुछ आपको वन लाइनर फैक्ट्स भी मिलेंगे और कुछ वन लाइनर फैक्ट्स के अलावा कुछ हमारा एनालिटिकल। स्थापना के 100 वर्ष पूरे हुए हैं, ठीक है। क्यों दिया गया है इनको? क्योंकि इन्होंने सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की दिशा में, सामाजिक परिवर्तन लाने की दिशा में, आर्थिक परिवर्तन लाने की दिशा में गांधीवादी आदर्शों का पालन किया है। इसीलिए यह पुरस्कार आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। गीता प्रेस गोरखपुर को यह पुरस्कार इस बार मिला है, ठीक है। गांधीवादी आदर्शों को जो बढ़ावा देती हैं, भारत सरकार द्वारा 2021 में ये पुरस्कार दिया गया, भारत सरकार द्वारा 2021 में पुरस्कार दिया गया है, महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग बिल्कुल निश्चित रूप से याद रखिएगा, ठीक। अहिंसा और गांधीवादी आदर्शों के माध्यम से समाज में हमें क्या लाना है? परिवर्तन लाना है, इसको याद रखना है, ये भी याद रखना है। और अच्छा, एक बात और इसमें यह भी याद रखिएगा कि अभी तक किन किन लोगों को गांधी शांति पुरस्कार प्रमुख लोगों को मिल चुका है। जैसे मैं अगर व्यक्तिगत स्तर पर बात करूं तो व्यक्तिगत स्तर पर यह पुरस्कार, अभी तो मैंने बंगबंधु का नाम लिया, शेख मुजीबुर रहमान का। इसके अलावा यह पुरस्कार नेल्सन मंडेला को भी मिल चुका है, ठीक। नेल्सन मंडेला को भी यह पुरस्कार मिल चुका है। फिर दूसरा, अगर संगठनात्मक स्तर पर बात करें तो इसरो को भी यह पुरस्कार मिल चुका है, ठीक। इसरो के अलावा सुलभ इंटरनेशनल को भी यह पुरस्कार मिल चुका है। सुलभ इंटरनेशनल और अक्षय पात्र फाउंडेशन को सम्मिलित रूप से यह पुरस्कार दिया गया था। फिर अभी रिसेंटली एकल ट्रस्ट अभियान को भी यह पुरस्कार दिया जा चुका है, ठीक है। विवेकानंद केंद्र को भी यह पुरस्कार दिया जा चुका है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे लोग जो जिनको यह पुरस्कार मिल चुका है, गांधी शांति पुरस्कार।
क्लियर है बात? मुझे लग रहा है क्लियर होगा, इसको आपको याद रखना है। करंट अफेयर की अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न है, जरा उस प्रश्न को भी देख लेते हैं। प्रश्न पूछा गया है, बताइएगा आप लोग, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि गांधी शांति पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। गांधी शांति पुरस्कार राष्ट्रीयता, भाषा के भेदभाव के बिना सभी व्यक्तियों को दिया जाता है। उपयुक्त कथन में से कौन से कथन सही नहीं है? सही नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट क्या सही है? गांधी शांति पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। जी हां, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि यह पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति खुद देते हैं पुरस्कार। ये दूसरा स्टेटमेंट लिखा है, गांधी शांति पुरस्कार राष्ट्रीयता और भाषा के भेदभाव के बिना सभी व्यक्तियों को दिया जाता है। यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, क्योंकि गांधी शांति पुरस्कार जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र, नस्ल आदि के भेदभाव किए बिना सभी व्यक्ति को यह पुरस्कार दिया जाता है, अगर उसने उस दिशा में सराहनीय काम किया है। तो अब मुझे लग रहा है कि बिल्कुल सही से बता देंगे आप। तो डी ऑप्शन एकदम सही ऑप्शन है, ना तो एक और ना ही दो, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर हमें क्या दिखाई दे रहे हैं? सही दिखाई दे रहे हैं। ठीक, तो इससे जुड़ी हुई हमने एक घटना थी और बहुत सारी जानकारियां इकट्ठा कर ली। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है, अगला करंट अफेयर की एक महत्वपूर्ण खबर है, दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप। तो सर जी, ये जो दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप जो लॉन्च हुआ है, जरा इसमें क्या है? ये जो दुग्ध संकलन, यानी दुग्ध संकलन शब्द से ही क्लियर है, यानी हमें क्या करना है? जो मिल्क है, मिल्क कलेक्शन की बात हो रही है, मिल्क कलेक्शन की बात हो रही है, दुग्ध के संकलन की बात हो रही है। तो सबसे पहली बात तो है, किस मंत्रालय के द्वारा इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है? तो जो भारी उद्योग मंत्रालय है, हैवी मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, भारी उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। कई बार क्या होता है, आपसे एग्जाम में सिर्फ यही पूछ लिया जाता है कि फलाना ऐप किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया जा रहा है। तो ये जो दुग्ध संकलन साथी ऐप है, दुग्ध संकलन साथी ऐप कौन से मंत्रालय? याद रखिएगा कि भारी उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है ये ऐप। दूसरा, इस वर्तमान में अब चूंकि मंत्रालय का नाम आ गया है, तो इस समय ये मंत्रालय किसके पास है वर्तमान में? जब मैं आपको ये बता रहा हूं, जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो जो भी बड़े बड़े पोर्टफोलियो में जो मंत्रालय संभाल रहे हैं, जो मंत्री संभाल रहे हैं, उनके नाम याद रखिएगा। अभी मैं बता देता हूं, तो अभी जो है इस मंत्रालय को संभाल रहे हैं महेंद्र नाथ पांडे जो है इस वक्त इस पोर्टफोलियो को देख रहे हैं। अब दूसरी बात यह है कि ये जो दुग्ध साथी ऐप है, ये ऐप बनाया किसने? दुग्ध संकलन साथी जो मोबाइल एप्लीकेशन है, बनाया किसने है? खास बात यह है, रोचक बात यह है कि राजस्थान के जयपुर में एक इंस्टीट्यूट काम करता है जिसका नाम है रील, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड। रील शॉर्ट में उसको रील के नाम से जानते हैं। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड, रील के द्वारा इस एप्लीकेशन का निर्माण किया गया है। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो दुग्ध संकलन साथी ऐप है, नंबर 1 याद रखिएगा, भारी उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, बनाया गया है। दूसरा, मंत्रालय कौन संभाल रहा है? मंत्री का नाम। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये एप्लीकेशन बनाने वाला कौन है? तो रील नाम का एक संस्थान है जो जयपुर में है, जिसका फुल फॉर्म है राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड नाम के संस्थान ने इसको डिजाइन किया है, डेवलप किया है। दूसरी बात है कि सर इसकी जरूरत क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों बनाया है? क्योंकि मान लीजिए आपसे, देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्री में, ये क्वेश्चन जो है आपसे मेंस में भी पूछा जा सकता है। मेंस में कैसे पूछा जा सकता है, या मेंस में इसका कैसे आप यूज कर सकते हैं? क्योंकि ये जो करंट अफेयर की जो खबर है, सुनना बहुत ध्यान से, करंट अफेयर की जो खबर है ये जुड़ी हुई है हमारी किससे? डेयरी इंडस्ट्री से, डेयरी उद्योग से जुड़ी हुई है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बजट जो अभी हमारा है 2021-22 का जो बजट है, उसमें ध्यान रखिएगा, उसमें पशुधन को बजट में बोला है निर्मला सीतारमण जी ने कि 9 से 11% तक वृद्धि के लिए हमें प्रेरित करना है। दूसरी बात, ये जो डेयरी इंडस्ट्री है, ये लगभग 80 मिलियन किसानों को रोजगार दे रही है। 80 मिलियन किसानों को इससे रोजगार मिल रहा है, राइट? तो ये ऐप जो लेके आए हैं, जो हैवी मिनिस्ट्री जो ऐप लेके आई है, इसका पर्पस ये है कि ये जो दूध खरीदने वाले लोग हैं और जो दूध बेचने वाले लोग हैं, इसमें डिजिटलाइजेशन लेके आना है।
इनको जो पैसा मिल रहा है, दूध बेचने को जो पैसा मिल रहा है, वो डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधा उनके खाते में पहुंच जाए। ठीक, तो इससे दूध की जो खरीद की जो प्रक्रिया है उसमें पारदर्शिता आएगी, किसानों को जो मिलने वाला लाभ है वो डायरेक्ट उनके खाते में पहुंचेगा, राइट। और पूरी की पूरी प्रक्रिया क्या हो जाएगी, डिजिटलाइज हो जाएगी। हितधारकों के बीच पारदर्शिता में क्या होगी, वृद्धि होगी। रियल टाइम दूध की कीमत हमेशा अपडेट होती रहेगी, तो कभी भी आपको कम दाम पर दूध बेचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये कुछ बिंदु हैं जो आपको याद रखना है, ये मैंने आपको बता ही दिया, किसने बनाया ये भी बता दिया। क्या करेंगे, दुग्ध संग्रह प्रक्रिया में क्रांति लाने के लिए काम किया गया है। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ये। भारत जो है सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्ट को कंज्यूम करने वाला विश्व का सबसे बड़े देशों में से एक है। यस, और कंज्यूम करने की बात कर रहा हूं, मिल्क प्रोडक्ट के कंज्यूम करने में सबसे दुनिया के सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्ट को कंज्यूम करने वाले देशों में से एक है भारत। और ये जो भारत की जो डेयरी इंडस्ट्री है, ध्यान रखिएगा, ये जो भारत की डेयरी इंडस्ट्री है, इसका जीडीपी में लगभग 5% के आसपास योगदान है। लेकिन सरकार चाह रही है कि ये जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में डेयरी इंडस्ट्री का, इसको सरकार बढ़ाकर 9 से 11% तक करना चाहती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये क्या दे रही है, रोजगार दे रही है। दूध की गुणवत्ता में सुधार आएगा, हितधारकों के बीच में पारदर्शिता आएगी, राइट। यह डेयरी ऐप डिजिटलीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि हमें रूरल इंडिया में डिजिटलाइजेशन लाना है, रूरल इंडिया में। और ये सब किससे एसोसिएटेड है, रूरल इंडिया से। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दुग्ध उत्पादन को बैंक खातों में दुग्ध का भुगतान किया जाएगा। यस और नो, सबसे बड़ी बात तो यही है कि डायरेक्ट आपके खाते में पैसा पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इस टॉपिक को आप कहां से रिलेट कर सकते हैं, ये जो आपका GS1 का जो सिलेबस है, ठीक है, उस GS1 के सिलेबस में आप देखेंगे ज्योग्राफी में जो हमारा जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, याद रखिएगा, जो हमारी जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में जहां आप लाइव स्टॉक पढ़ते हो, पशुधन पढ़ते हो, वहां पर इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है कि ये ऐप किस मंत्रालय ने लॉन्च किया, और दूसरी बात ये ऐप बनाया किसने, तो रील नाम के संगठन ने इस ऐप का डेवलपमेंट किया है, इतना याद रखिएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। करंट अफेयर की अगली खबर ये है, पीएम किसान सम्मान निधि। पीएम किसान सम्मान निधि, वैसे तो ये, अब आप बोलोगे सर पीएम किसान सम्मान निधि तो 2019 में लॉन्च हुई थी, फरवरी 2019 में पीएम किसान सम्मान निधि, अभी आप क्यों बता रहे हैं इसके बारे में। पहले तो आप ये समझिए कि पीएम किसान सम्मान निधि हमारे जीएस के कौन से पेपर के लिए हमारे लिए यूजफुल है। तो पहले आप ये समझना होगा हमें कि पीएम किसान सम्मान निधि अगेन एक तो इकोनॉमी के लिए हमारे लिए यूजफुल है ही है, इकोनॉमी वाले पेपर के अलावा ये किसान सम्मान निधि हमारा जो एग्रीकल्चर वाला जो टॉपिक है ज्योग्राफी में, वहाँ पर भी बहुत उपयोगी है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2017 में बोला था कि हम किसानों की आय को दोगुना कर देंगे, तो किसानों की आय को दोगुना करने में क्या योगदान दिया, क्या क्या काम किया। दूसरा, ये जो पीएम किसान सम्मान निधि है, किसानों को हर साल उनके खाते में कितना रुपए ट्रांसफर किया जाएगा, किसानों को हर साल उनके खाते में 6,000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। किसानों को हर साल उनके खाते में 6,000 रुपए डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किए जाएंगे। नंबर एक बात, ठीक। दूसरी बात क्या है, कैसे ट्रांसफर किए जाएंगे, तो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में ये पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में ये पैसा ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है। और तीसरी बात, इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके माध्यम से लगभग 11 करोड़ किसानों को शामिल किया गया था। अब इसमें करंट अफेयर से जुड़ा हुआ, मतलब अभी लेटेस्ट में क्यों न्यूज में है, लेटेस्ट में न्यूज में इसलिए है, सुनिएगा। पहले क्या था, किसान सम्मान निधि का फायदा सिर्फ उनको मिलता था जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम लैंड है। यानी कहने का मतलब हुआ कि सीमांत या जो लघु किसान है, मार्जिनलाइज्ड जो फार्मर है ना, उन मार्जिनलाइज्ड फार्मर को इस निधि का फायदा मिलता था। लेकिन सरकार ने इस योजना के दायरे को बढ़ाकर क्या कर दिया, इस योजना को सभी लोगों के लिए लागू कर दिया, सभी किसानों के लिए। और बजट बढ़ाकर कितना हो गया है, 1.82 लाख करोड़ रुपए के आसपास इसमें बजट और इस योजना का बढ़ा के कर दिया गया। समझ रहे हैं बात। तो बहुत व्यापक स्तर पर इस योजना का संचालन किया जा रहा है। अब इसी योजना से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है, उसका जवाब दीजिएगा। लिखा हुआ है, इसके तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से देश भर के किसानों के परिवारों के बैंक खातों में प्रति 4 महीने में 3 समान किस्तों में, प्रति 3 किस्तों में 3 समान किस्तों में 6,000 रुपए का वित्तीय लाभ अंतरण किया जाएगा।
नंबर एक बात। दूसरा लिखा है यह भारत सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। तीसरा स्टेटमेंट है योजना केवल 2 हेक्टेयर तक की भूमि वाले लघु और सीमांत किसानों पर लागू होती है। अब अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन का जवाब दिया है। पहली बात तो ये समझिए कि जो स्टेटमेंट नंबर 3 है वो सर जी क्या है, गलत है। स्टेटमेंट नंबर 3 क्यों गलत है? इसलिए गलत है क्योंकि मैंने बताया कि ये 2 हेक्टेयर तक नहीं बल्कि अभी इसके लिए क्या कर दिया गया है, सभी के लिए कर दिया गया है। नाउ इट इज ओपन फॉर ऑल, सब के लिए ओपन है ये। यस और नो? अब आप समझो तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया तो ये वाला तो हो ही नहीं सकता। समझ में आ रही बात क्या? अब इसमें बचा क्या, पहला और दूसरा स्टेटमेंट। समझना आप। अब पहला स्टेटमेंट, इसके तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से देश भर में किसानों के परिवार बैंकों को 4 महीने में, 4 लिखा है इसमें, इसको ठीक कर देते थोड़ा, 4 महीने में 3 समान किस्तों के माध्यम से 6,000 रुपए का वित्तीय लाभ अंतरित किया जाएगा। तो 6,000 रुपए का वित्तीय लाभ अंतरित किया जाएगा, ये भी एकदम सही बात है सर। दूसरा लिखा है यह भारत सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित के साथ एक योजना है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही। ऑप्शन थोड़ा सा गलत सेट है बट आप भी मान के चलिए दोनों, 1 और 2 दोनों यहाँ पर सही है। तीसरा वाला इसलिए गलत है चूंकि मैंने बता दिया जो परिवर्तन जो हुआ उसके बारे में बता दिया। अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली खबर बड़ी महत्वपूर्ण है। यह खबर आपके GS2 जो इंडियन पॉलिटी वाला जो पेपर है GS2 में, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की ये खबर है। सर इस खबर में मूल बात क्या है, सुनना जरा ध्यान से। कहा गया है कि हक की बात है। क्या है हक की बात? तो हक की बात यह है नाम बदलने का अधिकार। हाल ही में, ध्यान से सुनिएगा, हाल ही में एक याचिकाकर्ता ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका डाली और कहा कि उसको अपना नाम बदलना है। ठीक, उसको अपना नाम बदलना है और उसने अपने नाम बदलने की अर्जी संबंधित विभाग को दी थी, लेकिन संबंधित विभाग ने उसके नाम बदलने की अर्जी को खारिज कर दिया। उस व्यक्ति का पहले नाम था शाहनवाज और शाहनवाज से नाम बदल के अपना करना चाहता था MD समीर राव, नाम बदलना चाह रहा था चूंकि उसने अपना धर्म बदला था। लेकिन संबंधित विभाग जो संबंधित विभाग है उसने नाम बदलने की परमिशन नहीं दी। वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास गया, सुप्रीम कोर्ट में उसने याचिका डाली और सुप्रीम कोर्ट ने उस विभाग के द्वारा दिए गए निर्णय को रद्द कर दिया और कहा अपने निर्णय में कहा कि नेम चेंज नाम बदलने का अधिकार कैसा अधिकार है? तो ये सर फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट यस और नो, मूल अधिकार है। किसी व्यक्ति को अपना नाम बदलना है तो नाम बदलने का अधिकार मूल अधिकार है। और उन्होंने बोला कि यह अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों के साथ संगत है? तो एक तो हाई कोर्ट ने बोला आर्टिकल नंबर 14, दूसरा बोला आर्टिकल नंबर 19(1) और तीसरी बात उन्होंने बोली आर्टिकल नंबर 21। 3 फंडामेंटल राइट से संगत है। और हाई कोर्ट ने उस याचिका का जवाब देते हुए कहा संबंधित विभाग को, उत्तर प्रदेश का विभाग है जो नाम बदलने की प्रक्रिया से संबंधित है, उस विभाग को कहा कि भाई आप जो है किसी को नाम बदलने से रोक नहीं सकते, ये उसका फंडामेंटल राइट है। यस और नो? फंडामेंटल राइट में उन्होंने आर्टिकल 14, आर्टिकल 19(1) और आर्टिकल नंबर 21 का भी जिक्र किया है। आर्टिकल 14 आप समझ रहे हैं राइट टू इक्वालिटी से संबंधित है। आर्टिकल 19(1) हमारे जीवन की अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता से संबंधित है। आर्टिकल नंबर 21 गरिमापूर्ण जीवन से संबंधित है। यस और नो? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता के अधिकार और जीवन की गरिमा से संबंधित है आर्टिकल नंबर 21। राइट टू लाइफ जिसको हम बोलते हैं, राइट? तो इन 3 आर्टिकल्स को बताया और कहा कि ये जो राइट है ये राइट कैसा है? फंडामेंटल राइट है। तो कोई भी व्यक्ति अगर अपना नाम चेंज कराना चाहता है तो नाम चेंज करा सकता है। हालांकि हाई कोर्ट ने इसमें एक बात ये भी बोली है कि जो व्यक्ति नाम चेंज कराना चाहता है वो व्यक्ति अपने पुराने नाम के सभी डॉक्यूमेंट संबंधित विभागों में जमा कर देगा। अगर उसका आधार कार्ड है तो आधार कार्ड विभाग, या जाति प्रमाण पत्र है, जन्म प्रमाण पत्र, जितने भी उसके पुराने नाम से डॉक्यूमेंट है सारे डॉक्यूमेंट संबंधित विभाग में जमा कर देगा, ताकि भविष्य में उस नाम के डॉक्यूमेंट का मिसयूज ना हो सके और वो सभी विभाग उसको एक नया प्रमाण पत्र जारी करेंगे उसके नए नाम पर। और साथ ही हाई कोर्ट ने संबंधित विभाग को भी दिशा निर्देश जारी किया है कि इस संदर्भ में एक लीगल फ्रेमवर्क तैयार किया जाए कि अगर कोई व्यक्ति अगर अपना नाम चेंज कराना चाहता है तो उसको निश्चित रूप से करा सकता है, क्योंकि वो उसके अप्रत्यक्ष रूप से फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में आता है। इस बात को आप याद रखिएगा। तो यही बात जो है न्यूज़पेपर में भी प्रकाशित हुई थी, जहां बात बोला गया है यदि कोई धर्म या जाति बदलता है धार्मिक परंपराओं और मान्यताओं के लिए उसका नाम बदलना आवश्यक है तो उसे रोका नहीं जा सकता।
किसी को भी अपनी मर्जी से नाम रखने का मूल अधिकार प्राप्त है। यह हाई कोर्ट की टिप्पणी है इस फैसले को। किसी भी व्यक्ति को, लास्ट लाइन जरूर देखिएगा, किसी भी कि कोई भी अपनी मर्जी से नाम रखने का अधिकार मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक, क्लियर बात। याची ने, उसने क्या किया था, अपना धर्म परिवर्तित किया। उसका नाम, पहले नाम था क्या, शाहनवाज। ठीक है, तो शाहनवाज नाम था पहले, शाहनवाज, लेकिन उसका अपना नाम क्या रखना चाह रहा था, वो एमडी समीर राव अपना नाम रखना चाह रहा था, जिसके लिए विभाग ने उसकी अर्जी खारिज कर दी थी। और सुप्रीम कोर्ट ने बोर्ड के सचिव नियमों व समय सीमा का हवाला देते हुए अर्जी खारिज कर दी थी, जिसके कारण हाईकोर्ट में याचिका, उस डिसीजन को, विभाग के निर्णय को हाईकोर्ट में याचिका दी गई थी। क्लियर बात क्या। अब जरा ये समझते हैं, ये जो फंडामेंटल, अब चूंकि फंडामेंटल राइट की बात आ गई, तो फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ मसला है। आपको पता है कि हमारे संविधान के, हमारा संविधान का जो भाग 3 है, उस संविधान के भाग 3 में फंडामेंटल राइट जोड़े गए हैं, जिनको हम मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं। तो दोस्तों, ये जो फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है संविधान के भाग 3 में, जो कहां से है, आर्टिकल नंबर 12 से लेकर आर्टिकल नंबर 35 तक, और 12 से लेकर 35 तक कुल कितने अधिकार दिए गए हैं, तो भैया कुल 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, जिसमें नंबर 1 तो समानता का अधिकार है, समानता का अधिकार है। समानता के बाद दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार है, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार है, फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, और फिर उसके बाद उपचारों के संदर्भ में अधिकारों की बात की गई है। तो इस प्रकार से कुल 6 फंडामेंटल राइट है। आपको याद रखना है आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आपको मैंने ये भी बताया कि आर्टिकल 19(1) के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट, उस हाई कोर्ट ने जिक्र किया था। ठीक है, आर्टिकल 19(1) का भी जिक्र किया था। अगर इस न्यूज़ में, ये देखिए, इस न्यूज़ में लिखा हुआ है, सभी नागरिकों का यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19(1) ए एवं अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त है। आर्टिकल 19(1) आर्टिकल 19(1) आर्टिकल 14 और आर्टिकल नंबर 21 के तहत यह अधिकार प्राप्त है। तो आपको पता होना चाहिए हमारे सारे फंडामेंटल राइट के बारे में। यस और नो, मुझे लग रहा है ये बात क्लियर होगी। तो ये पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नाम बदलने का अधिकार कैसा है, फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट भाग 3 में है, 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 19(1) और कुल कितने अधिकार हैं, तो सर जी कुल कितने, 6 अधिकार हैं। और याद रखिएगा, इसमें से जो आर्टिकल नंबर जो 32 है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है, जो संवैधानिक उपचारों से संबंधित है, जिसके तहत न्यायपालिका को रिट जारी करने की शक्ति भी प्राप्त है। और आर्टिकल नंबर 226 के तहत हाई कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है, और आर्टिकल नंबर 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। क्लियर बात क्या। तो ये इंपॉर्टेंट खबर है, कल ही ये न्यूज़ में थी, याद रखिएगा। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है ना, देखो समय समय पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये निर्णय देते रहते हैं। तो जो भी निर्णय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ऐसा निर्णय दे जो अपने जीएस के सिलेबस के साथ मैच कर रहा हो उनका कोई निर्णय, तो निश्चित रूप से आप उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए। और कभी भी उससे संबंधित अगर कोई प्रश्न आता है तो आप उस हाई कोर्ट के उस वर्डिक्ट को जरूर कोट करेंगे, तो आपको नंबर ज़्यादा मिलेंगे। क्लियर बात क्या। जब भी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से कोई भी बात आए तो ठीक है। नाम में परिवर्तन की बात होगी। अगली खबर जो हाल ही में करंट अफेयर में बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है, वैभव, मेरे नाम पर अब एक स्कीम लॉन्च हो गई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये स्कीम है। समझते हैं जरा वैभव का मतलब क्या है ना। वैभव का जो मतलब है, इन्होंने जो बताया, एक स्कीम लॉन्च करी इन्होंने, वैभव। ठीक, राइट। वैभव का जो फुल फॉर्म इन्होंने बताया वो ये है, वैश्विक BH मतलब भारतीय, वैश्विक भारतीय, और V मतलब लास्ट में यहां पर वैज्ञानिक, वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक। तो सर इसका पर्पस क्या है, बेसिकली सुनो। वैभव जो योजना है, देखो पहले तो एक बात समझो, वैभव योजना का ऑब्जेक्टिव है हायर एजुकेशन में किसको बढ़ावा देना है, शोध को बढ़ावा देना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है। तो बेसिकली वैभव क्या है, वैभव एक प्रकार की फेलोशिप स्कीम है। फेलोशिप आप समझते हैं, बिल्कुल एक प्रकार की क्या है, छात्रवृत्ति है। वैभव एक प्रकार की क्या है, फेलोशिप स्कीम है। सर ये फेलोशिप स्कीम है क्या, तो बेसिकली ये क्या है, हमारा एक कोलैबोरेशन है। तो किसके बीच में कोलैबोरेशन है, तो समझिएगा, एक तो सर इंडियन डायस्पोरा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा सर कि ये डायस्पोरा क्या होता है,
इंडियन डायस्पोरा मतलब भारत के वो लोग जो अन्य दूसरे देशों में रह रहे हैं, या तो वो सर एनआरआई के रूप में रह रहे हो, या फिर वो पीआईओ यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के रूप में रह रहे हो, या फिर वो ओसीआई के रूप में रह रहे हो, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के रूप में रह रहे हो। तो जो भी इन तीनों रूपों में, चाहे वो एनआरआई के रूप में हो, चाहे वो पीआईओ के रूप में हो, चाहे वो ओसीआई के रूप में हो, तो जिस भी रूप में रह रहा है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा इंडियन डायस्पोरा। ठीक, तो इंडियन डायस्पोरा बहुत बड़ा है पूरे विश्व में। आप विश्व में किसी भी देश में चले जाओ, आपको वहां पर भारतीय जरूर मिलेगा, तो उसको बोलते हैं इंडियन डायस्पोरा। तो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में सर जी एक डिपार्टमेंट काम करता है, डीएसटी डिपार्टमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में एक डिपार्टमेंट काम करता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कहा है स्टेम फील्ड में, स्टेम फील्ड में, आपके दिमाग में आएगा सर स्टेम फील्ड क्या है? स्टेम फील्ड का भैया मतलब होता है एस फॉर साइंस, टी फॉर टेक्नोलॉजी, ई फॉर इंजीनियरिंग, एम फॉर मैथमेटिक्स एंड एम फॉर मेडिसिन। स्टेम फील्ड में ध्यान रखिएगा, स्टेम फील्ड में शोध को बढ़ावा देने के लिए, एक एक बात ध्यान से सुनिएगा, स्टेम फील्ड में शोध को बढ़ावा देने के लिए इंडियन डायस्पोरा और इंडियन इंस्टीट्यूट के साथ कोलैबोरेशन किया गया है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे? इसमें जो टॉप क्वालिटी के जो रिसर्च हैं, टॉप क्वालिटी के जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं, उनको हम सेलेक्ट करेंगे। टॉप क्वालिटी के जो फेलो हैं पूरे विश्व की यूनिवर्सिटी में जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको हम सेलेक्ट करेंगे। और उनको सेलेक्ट करने के बाद उनसे पूछेंगे आप अपनी चॉइस के किसी भी इंडियन इंस्टीट्यूट में जाकर अपनी आप रिसर्च को कंटिन्यू कर सकते हो। और आप जो रिसर्च कंटिन्यू करोगे उसके लिए आपको 4 लाख रुपए महीना भी दिया जाएगा। और आप साल में 2 महीने के लिए आके विजिट कर सकते हो इंडियन इंस्टीट्यूट को, जो भी आपने अपनी चॉइस के इंडियन इंस्टीट्यूट को आके साल में 2 महीने के लिए आप विजिट कर सकते हो। और मैक्सिमम 3 साल के लिए आप इंडिया आकर उस इंस्टीट्यूट में रहकर काम कर सकते हो। उसमें आपके ट्रैवलिंग अलाउंसेस, डोमेस्टिक ट्रैवलिंग अलाउंसेस, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग अलाउंसेस, होटल एकोमोडेशन, वो सारी चीजें, सुविधाएं इसमें आपको दी जाएंगी भारत सरकार की तरफ से। तो पूरे विश्व से हमारा जो इंडियन डायस्पोरा है, जो भी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ में जो टॉप रिसर्चर हैं, उन रिसर्चर को सेलेक्ट किया जाएगा, चयन किया जाएगा, और उनको बोला जाएगा कि आप अपनी चॉइस के किसी भी इंडियन इंस्टीट्यूट में आके अपनी फेलोशिप कर सकते हैं, यस और नो। और वो फेलोशिप करेंगे, भारत सरकार उनको पैसा देगी। सर इससे हमें एडवांटेज क्या मिलेगा, इससे हमें फ़ायदा क्या मिलेगा? तो इससे हमें फ़ायदा ये मिलेगा, हमारा जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च का अभाव है, ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बात कौन बोल रहा है? ये बात न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बोली गई है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इस बात को बोला गया है कि हमारे हायर एजुकेशन में 3 चीजों की कमी है। इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च की कमी है, ठीक है, मतलब शोध एवं अनुसंधान का अभाव है। दूसरा, इंटरनेशनलाइजेशन की भी कमी है, यानी हमारी जो हायर एजुकेशन है वो अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप नहीं है। तो इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च नहीं है, इंटरनेशनलाइजेशन नहीं है, और तीसरा है इंडस्ट्रियल कनेक्ट, यानी हमारा जो करिकुलम है, हमारा जो सिलेबस है वो इंडस्ट्रीज के डिमांड के मुताबिक बिल्कुल भी नहीं है। तो इन सब चीजों की पूर्ति के लिए भारत सरकार लगातार प्रयास कर रहा है कि कैसे हम अपने हायर एजुकेशन की क्वालिटी को एनहांस करें। तो उसी दिशा में मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने स्टेम फील्ड के जो इंडियन डायस्पोरा जो बाहर रिसर्च कर रहे हैं, उनको हम सेलेक्ट करेंगे, बुलाएंगे और बोलेंगे यहां पर इंडियन इंस्टीट्यूट में आके अपनी फेलोशिप आप कंप्लीट कीजिए। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो इंटरनेशनल लेवल के लोग भारत में आके रिसर्च करेंगे, उनका अनुभव हमको मिलेगा, और इसके माध्यम से हमारा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसको और एक अलग नई डायरेक्शन और एक ग्रोथ मिलेगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये वैभव नाम का जो स्कीम है इसको लॉन्च किया गया था। लिखा हुआ है वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक समिट हुआ था, ये याद रखना है आपको। ये बाकी डिटेल इसमें सब लिखी हुई है। भारत सरकार ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित, चिकित्सा के क्षेत्र में एक टाई अप किया है, 4 लाख रुपए की बात करी है। इससे फायदा क्या होगा? भारत के उच्च शिक्षा एवं वैज्ञानिक संस्थानों में अनुसंधान, रिसर्च का जो एनवायरनमेंट है उसमें सुधार आएगा। ये बात आपको निश्चित रूप से याद रखनी है। क्लियर? 18 क्षेत्रों की उसमें पहचान की जाएगी, ठीक है, और पात्रता क्या है ये भी बता दिया है, ठीक है, एनआरआई ये सब इसके पात्र होंगे, ठीक है। सहयोग अवधि बता दी है मैंने आपको, इस सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। प्रतिवर्ष 2 महीने, अधिकतम 3 वर्ष के लिए आके रह सकते हैं, और हर महीने आपको 4 लाख रुपए, मान लो आप 2 महीने रहे तो आपको 8 लाख रुपए की फेलोशिप भी मिलेगी, ठीक। उसके अलावा आपका आने जाने और एकोमोडेशन सब फ्री ऑफ कॉस्ट।
डन। इससे क्या होगा, रिसर्च हमारी प्रमोट होगी। ठीक, ये खबर अब कहाँ के लिए इंपॉर्टेंट है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो ये जो वैभव वाली जो स्कीम है, देखो एक तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही है कि ये इसका पर्पस क्या है। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए कैसे उपयोगी है ये खबर। तो मेंस में जो आपका इंडियन सोसाइटी और सोशल जस्टिस वाला जो पार्ट है, सोशल जस्टिस वाला पार्ट है, सोशल जस्टिस वाले पार्ट में एजुकेशन को कैसे प्रमोट किया जाए, एजुकेशन की क्वालिटी को कैसे ठीक किया जाए, उस सेक्शन के लिए ये स्कीम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप लिख सकते हो, वहाँ पर समाधान जब आपसे पूछा जाएगा, समाधान पूछा है, सोल्यूशन पूछा जाएगा, कैसे हम अपने सिस्टम को ठीक करें, वहाँ पे बात लिख सकते हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। करंट अफेयर की अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर है, अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर यह है कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है, सुनिएगा ध्यान से, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी सर जी जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है, जिसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। तो ये जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है और वर्तमान में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी कह रही है उसने भारत को पूर्ण सदस्य बनाने के लिए आमंत्रित किया है। वो कह रहे हैं कि इंडिया शुड बिकम अ फुल टाइम मेंबर। पर्पस क्या है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का, कि विश्व के सभी देशों को ऊर्जा सुरक्षा गारंटी सुनिश्चित करे, एनर्जी सिक्योरिटी गारंटी सुनिश्चित करे और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हम आगे बढ़ें। ठीक, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। तो याद रखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यानी भारत को एक देश के रूप में IEA में आमंत्रित किया गया, फुल टाइम मेंबर। आप बोलेंगे सर फुल टाइम मेंबर का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या पहले भारत इस एजेंसी का सदस्य नहीं था? भारत पहले इस एजेंसी का सदस्य था, लेकिन भारत पहले इस एजेंसी का एसोसिएटेड मेंबर था। कैसा मेंबर था? एसोसिएटेड मेंबर था। ठीक है, एसोसिएटेड मेंबर, सहयोगी सदस्य था। ठीक है, सहयोगी सदस्य था, लेकिन अब भारत को आमंत्रित किया है पूर्णकालिक सदस्य बनाने के लिए, अब भारत को आमंत्रित किया है। लेकिन मुद्दे की बात यहां पर यह है, याद रखिएगा इसका मुख्यालय कहां पर है, तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय याद रखिएगा पेरिस में है। प्रीलिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से बिल्कुल आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसका मुख्यालय कहां पर है, तो आप बताएंगे सर इसका मुख्यालय पेरिस में है। वर्तमान में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी में कितने मेंबर हैं, तो इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 31। टोटल 31 मेंबर हैं। यह भी बात इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अभी भारत शामिल नहीं हुआ है, लेकिन अभी कितने सदस्य देश हैं? 31 सदस्य देश हैं। ठीक, और भी देश जैसे चिले है, ब्राजील है, लाटविया, चिले, ब्राजील, लाटविया जैसे देश भी इस संगठन का सदस्य बनना चाह रहे हैं। अब लेकिन मुद्दे की बात यह है कि अगर आपको इसका सदस्य बनना है, अगर आपको IEA का सदस्य बनना है, तो उसके लिए आपके पास OECD की मेंबरशिप होनी चाहिए। आप बोलोगे सर OECD क्या भला है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। सर जी इसका मुख्यालय भी कहां पर है? इसका मुख्यालय भी पेरिस में ही है। इसका मुख्यालय भी कहां पर है? इसका मुख्यालय भी पेरिस में है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसका मुख्यालय भी पेरिस में है। तो अगर आपको इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का मेंबर बनना है, तो उसके लिए पहले आपके पास इसकी सदस्यता होनी चाहिए। सो OECD बेसिकली क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये जो भी इसके सदस्य देश हैं, उन सदस्य देशों को इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर्मलाइज करने में मदद करता है। ठीक, इसके जो सदस्य देश हैं वो हाई इनकम ग्रुप के जो मेंबर, हाई इनकम ग्रुप जो कंट्रीज हैं, है ना, हाई इनकम ग्रुप कंट्रीज इसके OECD के सदस्य हैं। तो अगर भारत को उसकी सदस्यता चाहिए, किसकी? एनर्जी एजेंसी की सदस्यता चाहिए, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की सदस्यता चाहिए, तो उसके लिए भारत के पास OECD की सदस्यता होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको जरूर याद रखिएगा। यही बात लिखी हुई है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। ठीक है, हाल ही में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा उपभोग, भारत विश्व में एनर्जी कंज्यूम करने में विश्व में तीसरे नंबर पर रैंक आता है। पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए भारत को आमंत्रित किया है। राइट, अब इसके बारे में 1974 में सर ये एस्टैब्लिश हुआ था, 1974 में एस्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, इट इज एन ऑटोनोमस इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अंडर द OECD। ठीक है, पर्पस क्या है? इंश्योर रिलायबल, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी टू इट्स मेंबर कंट्रीज।
नंबर एक बात। दूसरा बात, हेडक्वार्टर कहां पर है? मैंने जैसा कि अभी बताया पेरिस में। 30 नहीं है सर, इसको चेंज कर लीजिएगा। टोटल सदस्यों की संख्या कितनी हो चुकी है? 31 सदस्यों की संख्या हो चुकी है। 8 इसमें एसोसिएटेड मेंबर है। इंडिया भी अभी एसोसिएटेड मेंबर ही है, ठीक है। इंडिया एसोसिएटेड मेंबर कब बना था? तो 2017 में सर इंडिया एसोसिएटेड मेंबर बना था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है कि सर ये कौन कौन सी रिपोर्ट रिलीज करता है, कौन कौन सी रिपोर्ट रिलीज करता है। तो बहुत बार, 2-3 बार तो क्वेश्चन पूछ ही लिया गया है कि यह रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की जाती है? वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट। तो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट इसके द्वारा रिलीज की जाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, दूसरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट, ग्लोबल एनर्जी एंड CO2 सस्टेनेबल रिपोर्ट भी इनके द्वारा, और वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट भी इनके द्वारा जारी की जाती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक हैं, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण सूचकांक कौन सा है? अपनी कॉपी में इसको आप जरूर नोट डाउन करिएगा। ये सूचकांक इनके द्वारा जारी किया जाता है। यस और नो? क्लियर है? ये OECD के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लिखिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, OECD में 38 कंट्रीज हैं। यस और नो? 38 कंट्रीज हैं। अपने मेंबर को, जो मेंबर कंट्रीज हैं, उनको मैंने क्या बोला अभी? फॉर्मुलेट इकोनॉमिक पॉलिसीज, इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिसीज को बनाने में मदद करता है OECD, राइट। तो OECD उन देशों का समूह है जिनकी अर्थव्यवस्था, जिनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है, ठीक। लेकिन भारत को अगर इस एनर्जी एजेंसी का सदस्य बनना है तो भारत को पहले इसका मेंबर बनना पड़ेगा, तभी भारत उसका सदस्य बन पाएगा। दोनों का ही मुख्यालय कहां पर है? सर दोनों का ही मुख्यालय है पेरिस में। महत्वपूर्ण रिपोर्ट जो जारी की जाती है वो भी मैंने बता दिया है। आज के सेशन की जो लास्ट खबर है वो ये खबर है कि जो मैंगो है, मैंगो आम, जो लगभग सबका पसंदीदा फल है, आम को दोस्तों GI टैग मिल गया। सर कौन से आम को GI टैग मिला है? वैसे तो कई आम को GI टैग मिल चुका है, लेकिन दोस्तों याद रखना है, ये जो करी इशाद आम है, करी इशाद आम को GI टैग मिला है। सर करी इशाद आम कहां पाया जाता है? तो कर्नाटक में जो नॉर्दर्न कन्नड़ा प्रोविंस है उसके अंकोला तालुक में, याद रखिएगा अंकोला, याद रखिएगा अंकोला को अंकोला के आम को GI टैग मिला है, और उस आम का नाम है कारी इशाद आम को GI टैग मिला है, ये याद रखिएगा, ठीक। GI टैग बेसिकली क्या है? GI टैग अगर किसी को मिल जाता है, देख ले, दो केसेस में GI टैग मिलता है। एक कोई अगर नेचुरल प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर एंड नेचुरल प्रोडक्ट के केस में GI टैग मिलता है। तो अगर कोई स्पेशलिटी है प्रोडक्ट की तो उसको GI टैग मिल जाएगा। भारत के बहुत सारे प्रोडक्ट्स को अभी तक GI टैग मिल चुका है। 1999 का अधिनियम है जो GI टैग जिसके माध्यम से मिलता है। ये GI टैग 10 साल के लिए मिलता है, 10 साल बाद फिर उसको वापस क्या कराना पड़ता है? रिन्यू कराना पड़ता है, याद रखिएगा। तो इनको GI टैग सर्टिफिकेट जारी किया। एक बार अगर किसी को GI टैग मिल जाता है तो उस प्रोडक्ट की फिर कॉपी नहीं हो पाती, कोई और दूसरा उस नाम से उस प्रोडक्ट को नहीं बेच सकता है। क्लियर बात क्या? तो भारत के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनको अभी GI टैग मिल चुका है। ये लिस्ट बड़ी लंबी है जो आपके सामने लगी हुई है। क्लियर होगी बात क्या? तो आज जो मैंने करंट अफेयर में जो बातें पढ़ाई हैं, आई होप ये सब आपके लिए बहुत उपयोगी होंगी। और जब भी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ध्यान से सुनिएगा, जब भी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो इस तरह की और भी करंट अफेयर की खबरें देखेंगे जो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टेट PSCs हैं, सारे स्टेट PSC के लिए ये सब खबरें, जितनी जो मैं करंट अफेयर में पढ़ा रहा हूँ, सारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंस के लिए भी जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताया, जैसे ये वैभव स्कीम थी, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। फिर जैसे नाम परिवर्तन का अधिकार, ये मैंने बताया, नाम परिवर्तन मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर गांधी शांति पुरस्कार एक्सक्लूसिवली वॉज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एग्जाम। PM किसान सम्मान निधि मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से सारी खबरें लगभग हमने देखी है। इसी तरह से करंट अफेयर से और अपडेट रहने के लिए मेरी क्लास को देखते रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।